सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। बहुत दिनों के बाद, करीब 1 माह से ज्यादा के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर के। इस दौरान आप लोगों ने बड़ी पूछा कि पंडित जी सुबह वाला कार्यक्रम नहीं आ रहा है। एक दर्शिका है, उन्होंने लिखा कि पंडित जी आप जो बृहद विश्लेषण करते थे वो कार्यक्रम नहीं आ रहा है, छोटे छोटे कार्यक्रम बना रहे हैं। तो अब आप लोगों को प्रत्येक दिन सुबह में जो कार्यक्रम जाता है विश्लेषण वाला वो जरूर मिलने लगेगा और प्रत्येक दिन मिलने लगेगा। भगवान की कृपा है, देखते हैं कब तक ये मौका मिलता रहता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सबसे पहले, जैसे कि मैं बताता हूँ, मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में एक बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को सिर्फ उतना ही अन्न भक्षण करना चाहिए, सिर्फ उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे शरीर को कष्ट ना हो, और अपने भोजन पे नियंत्रण रख के ही हम अपने मन, चाहे बाह्य इंद्रिय और मन पे नियंत्रण रख सकते हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अतिरिक्त इकट्ठा करना भी दोषयुक्त और पापयुक्त ही होता है। अतिरिक्त इकट्ठा किया, बहुत सारी संपत्ति भी इकट्ठा कर दी तो वो भी दोषयुक्त ही होता है शास्त्र के मत से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले ये कार्यक्रम जो आपके सामने लेकर के आया हूं, उससे पहले बता दूं, अब जल्दी ही आप लोगों को दैनिक राशि फल का कार्यक्रम भी मिलने लगेगा शाम वाले कार्यक्रम में, और ये सुबह का कार्यक्रम आप लोगों को यथावत मिलता रहेगा। आइए, ये कुंडली आई है मेरे पास आगरा उत्तर प्रदेश से। 28 मई 1997 इनका डेट ऑफ बर्थ है। सुबह 6:15। शुरू करते हैं। इनका जन्म होता है उत्तरायण, जिसमें सूर्य बली होते हैं। उत्तरायण में शुभ ग्रह बलवान होते हैं और दक्षिणायन में पाप ग्रह बलवान होते हैं। इनका जन्म हुआ है वैशाख माह, कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं और 9वीं तिथि तक शुभ ग्रह होते हैं। उसके बाद वो पाप ग्रह होने लगते हैं, क्षण चंद्र के परिभाषा में आ जाते हैं। तो कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह हुए। ये कुंडली वृषभ लग्न की बनी है। लग्नेश लग्न में ही बैठे हैं सूर्य के साथ, जो इस कुंडली के सुखेश भी होते हैं। मतलब लग्न और सुख के स्वामी का, केंद्र के स्वामी का केंद्र में बैठना, लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना। 12वें भाव में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है। मंगल की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे और मंगल की 8वीं दृष्टि 11वें भाव पे। इसका अर्थ है कि शनि मंगल राहु केतु 11वें भाव में हैं, लग्नेश लग्न में, और चंद्रमा शुभ ग्रह। इस अवस्था में व्यक्ति कई जगह से धन कमाने वाला होगा और वो धनवान भी होता है। सूर्य लग्न में सुखेश होकर के बैठे हैं, राहु से दृष्ट, राहु की दृष्टि गुरु पे, गुरु की दृष्टि राहु पे। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धर्म और अधर्म दोनों का मेल बनता रहेगा। इनका जन्म होता है धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में वैश्य वर्ण और राक्षस गण है इनका। वैश्य वर्ण से होने के कारण व्यक्ति झगड़ालू नहीं है, और जैसे कि मैंने वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के व्यक्तित्व के बारे में एक बार चर्चा में नहीं कई बार बताया है कि ये जो लोग होते हैं वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले, ये अपने काम में बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाते, मतलब सामान्य ही रहते हैं। और बहुत जैसे होता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जितना करेगा ना उससे ज्यादा वो चिल्लाएगा, पर यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। मेष लग्न वाले और वृषभ लग्न वालों में एक साम्य होती है कि वो काम करते जाते हैं, परिणाम के बारे में उतनी चिंता नहीं करते, मेहनत कश इंसान होते हैं। यहाँ पे भी लग्नेश लग्न में बैठे होंगे तो व्यक्ति को निश्चित रूप से आयु और स्वभाव में गंभीरता, उसमें महत्वाकांक्षा भी दे देंगे, क्योंकि लग्न में सूर्य बैठे हैं और राहु का प्रभाव सूर्य और शुक्र पे पड़ने के कारण कई बार व्यक्ति को पिता से या पिता को कोई ना कोई चिंता इस जातक के लिए लगी रहती है। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए धन भाव के स्वामी होकर के बुध 12वें और गुरु से केंद्र में, ये एक अच्छी बात होगी। चंद्रमा और बुध केंद्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को निर्णय लेने में कभी कभी परेशानी हो सकती है। राहु का प्रभाव अगर गुरु पे है और गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठ करके, जहां चंद्रमा शुभग्रह होकर के गज केसरी योग का निर्माण जन्म कुंडली के 9वें भाव में करके व्यक्ति को भाग्यशाली
और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ नीच भंग राजयोग गुरु का लगेगा, क्योंकि गुरु यहाँ केंद्र में है। और जो भाव, जो यहाँ पे राशि बनी है, इस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो मंगल जन्म कुंडली में मित्र की राशि में तात्कालिक मैत्री में जाकर के मंगल देव गुरु बृहस्पति का नीच भंग कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ चतुर्थ स्थान में मंगल बैठे हैं। वृषभ राशि के लिए मंगल मार्केश होते हैं। ऐसी अवस्था में कई बार वो माता के स्वास्थ्य को और व्यक्ति के हृदय स्थल को परेशान करने वाले भी बनेंगे। हालांकि वो बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति को घर से दूर रखने के लिए विवश भी यही मंगल देव करेंगे। इस भाव पे, लग्न पे गुरु का प्रभाव व्यक्ति की गंभीरता और व्यक्ति को चारित्रिक रूप से बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाएंगे। धार्मिक होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा, अपने पूर्वजों की पूजा आराधना और पितरों की सेवा करने वाला भी होता है। व्यक्ति अपने कुल के नाम को रोशन करने वाला भी होता है। पंचम भाव में राहु कन्या राशि के बैठे हैं, जहां पंचमेश 12 में इस कुंडली के लिए, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति सामान्यतया पापी भाव के रूप में उपस्थित होते हैं या पापी ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। बुध देव इस कुंडली के लिए मारक नहीं होते हैं, क्योंकि पंचम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनी है। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया है, आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर के बिल्कुल देख लीजिए कि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए कौन सा ग्रह मारक के रूप में उपस्थित होता है, जिसमें मैंने मंगल देव को प्रधान मारक के रूप में बताया था। और यहाँ पे शुक्र लग्नेश के साथ साथ छठवें भाव के अधिपति होकर के यहाँ वो शुभग्रह हैं, लेकिन राहु से दृष्ट है, शनि से प्रभावित है। इस वजह से व्यक्ति भाग्यशाली होने के साथ साथ अपने आत्मविश्वास को और अपने व्यय को कई बार बढ़ाने वाला भी होता है। ये लग्न वृषभ है और वैश्य वर्ण का जातक है, इस वजह से झगड़ालू नहीं है, लेकिन सत्य बोलने वाला है। धन खर्च होता है और धन कमाने में भी व्यक्ति को आरंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। इसका एक कारण यहां भी है कि व्यक्ति धनवान होगा। कैसे? क्योंकि नवमांश के बाद दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति धन भाव में स्वग्रही शुक्र के साथ दो ग्रह एक साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति पैतृक संपत्ति का भी मालिक होता है, लेकिन यहाँ पे भी व्यक्ति अपने बल पे भी एक वक्त पे आने के बाद अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा करेगा। और ये दशाएं शुक्र और बुध की दशा में शामिल हो सकती है। दशमांशा कुंडली में गुरु और शनि का एक साथ बैठना व्यक्ति को लॉयर बना सकता है, कई बार उसे आईटी सेक्टर में लेके जा सकता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में लेके जा सकता है, मैनेजमेंट करवा सकता है और कई बार व्यक्ति को आईएएस आईपीएस की तैयारी भी करवा सकता है। इन सभी क्षेत्रों में जातक को सफलता आसानी से मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा पहले ही शुभग्रह हैं और निश्चित रूप से वो गुरु के संग बैठ करके व्यक्ति को भाग्यशाली भी बना रहे हैं। वहां पे गुरु का नीच भंग बहुत ही संपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से हो रहा है। यहाँ पे एक बात और भी जो समझने वाली है, नवांश कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ के अधिपति सूर्य जाकर के उच्च के होकर के भाग्य भाव में इनकी पत्नी को दार्शनिक और चिंतन करने वाली श्रेष्ठ मति बुद्धि के साथ व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली होती है। और निश्चित रूप से वो सुंदर भी होंगी और उनके साथ संपर्क भी बहुत अच्छा होगा। व्यक्ति को ससुराल से उसके संबंध अच्छे होते हैं। इतना ही नहीं, इनके सास ससुर के साथ भी संबंध खराब नहीं होते, सामान्यतया उनका स्नेह भी मिलता रहता है। अब आपको मैं इनकी कुंडली में और भी चीजें बता देता हूं। जैसे सूर्य इनकी कुंडली में जो बैठे हैं वो बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र में 12 डिग्री के, और वहां वो गुरु से दृष्ट हैं। और रोहिणी नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा, जन्म कुंडली में चंद्रमा गुरु के साथ धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल का प्रभाव है, जातक थोड़ा उग्र होता है। राहु की दृष्टि भी व्यक्ति को उग्र और व्यग्र बनाती है। मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में सप्तम स्थान पे, सूर्य और शुक्र का प्रभाव भी सप्तम स्थान पे है, केतु का प्रभाव भी सप्तम स्थान पे है। तो मंगल, सूर्य, शुक्र, केतु और सप्तम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, जो सामान्यतः तो चतुर्थ भाव के लिए थोड़े से परेशान भी करने वाले होते हैं। इस वजह से हमें विवाह मिलाकर के करना चाहिए। यह कुंडली लग्न कुंडली से भी और चंद्र कुंडली से भी मंगलिक है, इस वजह से विवाह अगर हो तो मिलाकर के ही हो। विवाह के लिए अगर वृषभ लग्न और वृषभ राशि, मकर लग्न और मकर राशि, इसके साथ साथ अगर ये दोनों राशियां मिल जाती हैं विवाह के लिए, तो जातिकाएं इस राशि की बहुत श्रेष्ठ रहेंगी। इसके साथ साथ अगर और भी बातें बता दूं तो जैसे नवांश कुंडली में पंचम भाव में मंगल का बैठना और उच्च के सूर्य का बैठना लग्नेश होकर के, और 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में चंद्रमा का बैठना दांपत्य को ठीक रखेगा। द्वितीय भाव की स्थिति व्यक्ति को विवाह के बाद भी उत्तरोत्तर वृद्धि में लेके जाएगी। इतना ही नहीं, व्यक्ति अपने बल पे पैतृक संपत्ति भी इकट्ठा करता है। इस कुंडली के लिए अपने पूर्वजों की पूजा सदैव ही करनी चाहिए। कुल देवता के नाम पे सदैव ही प्रत्येक दिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जला करके उन्हें प्रणाम प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए।
और घर से बाहर निकलते समय इसी मंगल देव को साधने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति सदे हुए हैं, नीच के हैं लेकिन नीच भंग, जैसे कि मैंने बताया है। राहु का प्रभाव शनि और केतु पे भी है। शनि राहु मंगल केतु का प्रभाव एकादशवें भाव पे, व्यक्ति एक जगह से नहीं कई जगह से धन कमाते हुए देखा जाता है। एक बात और बता दूं, इस कुंडली के लिए चंद्रमा जो बैठे हैं वो 25 डिग्री के ढलान पे है, मतलब नीचे जा रहे हैं। इस वजह से हमें अपने मन को व्यवस्थित करना है, बहुत ज्यादा इमोशन में जाकर के अपने प्रभावों को कमजोर नहीं करना है, एग्रेसिवनेस के साथ किसी के साथ उपस्थित नहीं होना है। इसके साथ साथ मंगल देव 27 डिग्री पे हैं और उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से भी कई बार घर में कलह का वातावरण और कई बार व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर रह करके सफल होते देखा जाता है। इस कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति हैं, चतुर्थ में बैठे हैं और सप्तमेश होकर के मारक ग्रह के रूप में मंगल देव इस कुंडली के लिए जाने जाएंगे, जिसपे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होने के कारण कई बार परेशानी भी होगी और घर में कलह का छोटा मोटा वातावरण बनाएगा, निद्रा भंग होती है और कई बार व्यक्ति को डिप्रेशन में भी होते हुए देखा जाता है। ऐसा न हो, इस वजह से सदैव ही हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अगर होता रहे, इसके साथ ओम आदित्याय नमः का जब भी व्यक्ति को करते रहना चाहिए। मंगल के बाद देवगुरु बुध जो है, बुध देव 18 डिग्री के भरणी नक्षत्र में बैठे हैं। व्यक्ति सुंदर है और खर्चीला नहीं है। हालांकि यहां पे राहु का प्रभाव जो शुक्र और सूर्य पे है, वो व्यक्ति को कई बार इस कुंडली के लिए व्यक्तित्व को और कई बार व्यक्ति के धन को हानि में भी लेके जा रहे हैं राहु की दशा में। लेकिन चूंकि बुध यहां 12वें भाव में मंगल की राशि में बैठे हैं और गुरु से केंद्र में हैं, साथ ही साथ पीछे शनि बैठे हैं, केतु, इस वजह से बुध के प्रभावों में थोड़ी कमजोरी जरूर आएगी, लेकिन फिर भी व्यक्ति कृपण स्वभाव का तो अवश्य ही हो जाता है। उसको पता होता है कि उसे कौन से पैसे कहां खर्च करने हैं। उनको मित्रता गलत लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए, अपनी वाणी का क्षय नहीं करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उसी चीज को पढ़ने पे बल देना चाहिए जिसकी आवश्यकता सिलेबस की है। देवगुरु बृहस्पति 27 डिग्री के धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल जन्म कुंडली में चतुर्थ में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति से मंगल का संबंध षडाष्टक का बन रहा है, इस वजह से इनकी दशाएं कई बार देवगुरु बृहस्पति में जब मंगल आएंगे, कई बार जब देवगुरु बृहस्पति में राहु आएंगे तो व्यक्ति को परेशान करेंगे। वैसे अभी इनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की ही दशा चल रही है, जिनकी दृष्टि लग्न के लिए तो सामान्यतः अच्छी है, तृतीय भाव के लिए भी अच्छी जा रही है और पंचम भाव के लिए सामान्य दृष्टि से देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ाई अपनी पूरी कर लेता है और वो धनवान भी होता है, संपत्तिवान भी होता है और इतना ही नहीं भाग्यशाली भी होता है। उसके भाग्य में कभी कभी अवरोध देवगुरु बृहस्पति के नीच में होने के कारण और द्वितीय भाव के अधिपति के 12वें और राहु की दृष्टि लग्न और गुरु पे पड़ने के कारण कभी कभी भाग्य में कमजोरी भी देखी जाएगी, जिसको संतुलित करने के लिए अमावस्या को दान, ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों की सेवा और अगर हो सके तो गंगा जल का सेवन प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करेंगे तो मृगशीरा में बैठे हैं, इस वजह से उग्रता रहती है। कई बार व्यक्ति बहुत ही ज्यादा शौकीन भी हो जाता है, धनवान तो होता है लेकिन उसी के हिसाब से कई बार शुक्र की दशा में राहु में शुक्र खर्च भी करवाने वाले हो जाते हैं। इस वजह से हमें अपने व्यय पे भी नियंत्रण रखना होगा। शुक्र के ऊपर गुरु और राहु का प्रभाव व्यक्ति को अनुभवी बनाने के साथ साथ कई बार व्यक्ति को कामोत्तेजक भावनाओं को देने वाले भी हो जाते हैं। शनि देव का प्रभाव इस कुंडली में 23 डिग्री का है। लगभग सारे ग्रह बुध को छोड़ करके कम से कम 20 डिग्री से ऊपर के हैं। इस वजह से यहां पे सबसे ज्यादा जो डिग्री में ग्रह बैठे हैं वो 27 डिग्री 51 कला के साथ और 27 डिग्री 52 कला के साथ मंगल देव बैठे हैं। यानी कि इस कुंडली के लिए जो मारकेश है वही आत्मकारक ग्रह है और इसी पे कुंडली के सारे ग्रह फैले हैं, बैठे हैं, जिनका परिणाम मंगल पे, जैसे आत्मकारक जो ग्रह होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कुंडली में बाकी के ग्रहों के मुकाबले, क्योंकि वही ग्रह अब सबसे ज्यादा डिग्री में होने के कारण कई बार आपके जीवन का नियंत्रक ग्रह बन जाता है और हमें उसकी ही आराधना और उसी एकमात्र ग्रह को अपने से रुष्ट नहीं होने देना चाहिए, जिसके लिए ही मैंने देवगुरु बृहस्पति के लिए बताया था जो भी बताया। उसके बाद मैंने सबसे ज्यादा इस कुंडली में बताया है कि अपने पितरों की पूजा और अपने वास्तु देवता को मनाने की आवश्यकता है। इस कुंडली में नवमांश वगैरह में लग्न में सिंह राशि का बनना, द्वितीय भाव में 2-3 शुभ ग्रहों का बैठना, ये सबसे ज्यादा इस कुंडली की अच्छी बात में से एक है कि द्वितीय भाव में नवमांश कुंडली में गुरु, बुध और शुक्र बैठ करके व्यक्ति को पत्नी के साथ संपूर्ण सुख और श्रेष्ठ संबंधों में ले जाने के साथ साथ उसके साथ अच्छे कम्युनिकेशन का भी सुख दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ, ससुराल से लाभ, अच्छा संबंधों में एक अच्छी खासी नियमितता देखने को मिलती है।
षडबल में शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य अच्छे हैं। हमें बल देना है देवगुरु बृहस्पति को। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से गंगा जल का सेवन करना है। दूध से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक रखना चाहिए। तिल दान करना चाहिए। तुला दान करना चाहिए। ये सब चीजें इस कुंडली को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकती हैं। रत्न के आधार पर इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र को सुख देने के लिए, इनका सुख प्राप्त करने के लिए सफेद पुखराज निश्चित रूप से धारण कर लेना चाहिए। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 5 होगा और नक्षत्र के आधार पर मृगशीरा, रोहिणी, धनिष्ठा, भरणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और इसके साथ साथ इस कुंडली के लिए एक और नक्षत्र जो बहुत बढ़िया रहेगा वो रहेगा पुनर्वसु। ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए ठीक रहेंगे। अभी गुरु की दशा चल रही है। अभी आपको लगातार जो थोड़ी बहुत परेशानी आएगी वो 2028 के जनवरी से लेकर के 2028 के दिसंबर तक। गुरु में केतु चलेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत देंगे। इसके साथ आपकी कुंडली में एक परेशानी आएगी 2034 से लेकर के 37 तक, जिसमें स्वास्थ्य, जिसमें करियर, जिसमें माता पिता का स्वास्थ्य, जिसमें कई बार आंतरिक और बाह्य मतभेद व्यक्ति के जीवन में प्रकट होते हैं। शनि की दशा इस कुंडली के लिए, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं। एकादशवें भाव में पापग्रह का बैठना बड़ा अच्छा माना जाता है। लग्न पे भाग्येश होकर के, दशमेश होकर के इस कुंडली के लिए बड़े ही अच्छे ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। 23 डिग्री के बैठे हैं तो कम से कम तीसरे से चौथे नंबर पर उनका स्थान आ रहा है। मंगल के बाद देवगुरु बृहस्पति, उसके बाद फिर शुक्रदेव डिग्री में और फिर उसके बाद आ रहे हैं चंद्रदेव और उसके बाद फिर शनिदेव आ रहे हैं, यानी कि 5वें नंबर पे शनिदेव का प्रभाव है। अगर ये और बलवान होते, नीचाभिलाषी नहीं होते तो और भी अच्छी बात होती। हालांकि इस शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव कई बार शनि, मंगल, राहु, केतु की दशाओं में व्यक्ति को चोट चपेट की घटनाएं या कई बार भाग्य में अवरोध और कई बार पत्नी के कारण मतभेद और पत्नी के कारण स्वास्थ्य और धन का खर्च होते भी देखा जाता है। और यह दशा शनि में मंगल, शनि में राहु में होगी। शनि की दशा जब आएगी 2037 में, तब आपको निश्चित रूप से धर्म का काम करना चाहिए, दान देना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। ये कुंडली शेयर बाजार वगैरह से भी धन कमा सकती है। इतना ही नहीं, शनि की दृष्टि लग्न पे मित्र की पड़ रही है, शुक्र को देख रहे हैं, तो ये कुंडली निश्चित रूप से अपनी सारी चीजें प्राप्त करेंगी। निश्चित रूप से वो सारी चीजें मिलेंगी जो ये व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। करियर निश्चित रूप से ठीक है, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये योग ही बना हुआ है कि लग्नेश का धन भाव में शुक्र के साथ बैठना। इस कुंडली में सबसे अच्छा नवांश और सबसे अच्छा दशमांश चैप्टर ही बना हुआ है। आगे बढ़कर के अगर मैं आपको अष्टक वर्ग पे लेके आऊं तो अष्टक वर्ग के आधार पर हमें अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा गहरा बनाना है, उस पर और काम करना है। धन आएगा और निश्चित रूप से बहुत बढ़िया आएगा, ये पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं। अपने पराक्रम को बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने जन्म स्थान पे रह करके भी आप अगर चाहें तो, मंगलदेव के कारण तो मैंने थोड़ा कहा था, पर फिर भी अगर घर के बहुत ज्यादा दूर ना जाकर के ही काम करना पड़े तो बिल्कुल कर सकते हैं। 12वें भाव में बुध बैठे हैं, ये कुंडली में पंचमेश होकर के बैठे हैं। इस वजह से कई बार यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और कई बार मेहनत करने के बाद जो प्रतिफल होता है वो थोड़ा देर से मिलता है। ये इतनी सारी चीजें। इसके आधार पे अगर बात कर दूं तो आपको अपने एजुकेशन पे और भी ज्यादा ध्यान देना है। उच्च शिक्षा इस कुंडली की बहुत अच्छी है। इस कुंडली के लिए दिशा के आधार पर दक्षिण और पूर्व की दिशा किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छी है। धन कमाने के लिए अगर आप चाहें तो पूरब दिशा की तरफ जा सकते हैं। इस कुंडली में मेहनत और नौकरी में नौकरी बहुत ज्यादा बढ़िया है। ये कुंडली व्यापार भी वक्त के हिसाब से कर सकती है। परिस्थितियों के हिसाब से इस कुंडली को और भी ज्यादा अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। परिस्थिति को समझें, उसके आधार पर अपना निर्णय लें। जल्दबाजीपन से युक्त होकर के कोई भी काम ना करें। सत्य बोलने के चक्कर में कई बार दुश्मनी न बनाएं। अपने आप को ग्रंथों के सन्निकट ही रखना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। भाग्य को बल देने के लिए मैंने कहा था हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पितृदेव की उपासना करनी है, त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह अगर बन सकेगा तो कभी करा लीजिएगा, क्योंकि एकादशवें भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव है। और किसी भी भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु का जब प्रभाव पड़ने लगता है तो उस भाव से संबंधित परिणाम कई बार परेशान भी करते हैं। हालांकि वो एकादशवां भाव है, इस वजह से उसका प्रभाव थोड़ा कम सा रहेगा, मतलब निगेटिव थोड़ा कम सा है। करियर इस कुंडली में ग्रोथ करेगा, प्राप्त भी बहुत अच्छा होगा। विदेश न जाने से ज्यादा बढ़िया है घर के आसपास ही रह करके कोई काम किया जाए। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।